दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लैबटेक कुमोद पर। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल साइट डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ मेडिकल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जो है, इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो देखते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ दिख जाएगी। और ये पूरे दिशा निर्देश दिए हुए हैं रेडियोग्राफर और लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है और इसमें पूरा आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। देखिए ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई। काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। पिछली बार जैसे काउंसलिंग आयोजित होती थी इससे पूर्व के वर्षों में, उससे थोड़ा सा इसका अलग पूरा खाका है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, पर कुछ बच्चों को अगर दिक्कत होगी तो मैं बता देता हूँ आपको 1 बाय 1। सबसे पहले रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियंस के पद पर नियुक्ति एवं आवंटन, मतलब नियुक्ति भी और आवंटन क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वर्ष 2024 के समूह 5 के परीक्षा परिणामों के संबंधित में जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी। तो देखो एक बात आप क्लियर कर लीजिए, ये पूरी जो पहला पॉइंट कहता है कि इसमें वेटिंग वालों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। केवल जिनकी मेरिट सूची ही जारी की गई है वो पहली काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह काउंसलिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। ये एक नई चीज़ है जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जानी है। ठीक है दोस्तों, तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। इस काउंसलिंग में आपको कितना देना है, 600 रुपये और जीएसटी देना है। ये पहली बार ले रहे हैं आवेदकों से, इससे पहले कभी नहीं लिया गया है। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। मेरिट सूची के समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग संबंधी जानकारी उनके द्वारा आवेदन में दिए गए मोबाइल एवं मैसेज के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से, मतलब जब आपने आवेदन किया था तो आवेदन समय आपने जो भी ईमेल आईडी डाली थी या फिर इसके अलावा आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था उसमें आपको सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, मेरिट सूची चयन सूची के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर एवं उनके द्वारा दिए गए जिलों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना जिले का आवंटन एमपी ऑनलाइन द्वारा किया जाएगा। अब इसमें एक बात समझने वाली है बच्चों कि आपको अपने ज़िले, आसपास का ज़िला, पड़ोस का ज़िला, कहाँ कितने पद खाली हैं, किस कैटेगरी के कितने पद खाली हैं, वो आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको पता लग जाएगा। तो उसी क्रम में जो आपको पहली आपकी प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है, आपको पहले वहाँ भरना है। सपोज अगर किसी को भोपाल चाहिए तो भोपाल में अगर आपका पद रिक्त है तो आपको वहाँ भरना है, फिर विदिशा भर सकते हैं, फिर रायसेन भर सकते हैं, फिर सीहोर भर सकते हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी है आपको। अगला 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है, अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग दिनांक 1 से लेकर 6 तक की जाएगी। तो याद रखना बच्चों, 1 तारीख से 6 तारीख तक आपको करने को मिलेगी। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं अब अपन। तो देखते हैं 6वां पॉइंट जो है, एप्लीकेंट द्वारा चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार रिक्त पद अनुसार वर्गवार समस्त जिलों की वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा। पहले ही मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया है कि आपने क्या वरीयता दी है, किस जिले को पहले आपने भरा है, उसके आधार पे अगर वो सीट वहाँ खाली है आपके वर्ग की, आपके संवर्ग की, तो आपको दी जाएगी, नहीं तो 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे ज़िले आवंटित किए जाएंगे। तो दोस्तों आप याद रखो हमेशा। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। 6वां पॉइंट क्या बोलता है, माफ़ कीजिए 7वां, चॉइस फिलिंग करने के बाद सबमिट किए जाने व राशि भुगतान उपरांत वरीयता के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दी और पैसे जमा कर दिए उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, फिर आपको ट्रांसफ़र में 2-2, 3-3 लाख रुपए ना देना पड़े, इसलिए पहले ही आप ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लो। 8वां पॉइंट है, अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। मतलब ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि पहले मेरिट सूची वाले ही प्रथम काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और उसी माध्यम से ही आवंटित किया जाएगा। बाकी जो वेटिंग वाले हैं उनको नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9वां पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रथम काउंसलिंग में अभ्यर्थी को आवंटित जिला अंतिम होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं अथवा आवंटित जिले में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि तक उपस्थित नहीं होते हैं, तो अनुपस्थित रहते हैं अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए इन पदों को रिक्त माना जाएगा। ठीक है, ये तो आप सब जानते हो। 10वां पॉइंट क्या बोलता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं।
अभ्यर्थी को आवंटित जिले में नियत तिथि तथा संबंधित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी को आवंटित जिले, जहां जिला आवंटित, मान लो सीएमएचओ के पास आपको, या क्षेत्रीय संचालक जो जेडी ऑफिस होता है, उस कार्यालय में आपको दस्तावेज, ये पहले अभी चॉइस फिलिंग है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिजिकली होगा, सामने सामने होगा। तो ये भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, है ना। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगना है, सिर्फ आपको एप्लीकेंट नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें लगेंगी, और फिर आपको या तो ज्वाइंट डायरेक्टर में या फिर जिले में सीएमएचओ ऑफिस में उपस्थित होकर आपके क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। 11वां पॉइंट क्या कहता है, यदि काउंसलिंग उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति एमपीएसबी द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची, नॉट अलॉटेड नहीं बच्चों, जिसमें लिखा है नॉट अलॉटेड, वो बिल्कुल नहीं बुलाए जाएंगे, तो द्वितीय काउंसलिंग में की जाएगी। ठीक है बच्चों। अब अगला पॉइंट अपन रीड कर लेते हैं, क्या कहता है दूसरे पेज का। द्वितीय काउंसलिंग में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर विचार श्रेणी में लिया जाएगा जो ईएसबी द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची। द्वितीय काउंसलिंग तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसे बच्चे जिनकी प्रतीक्षा सूची में नाम आया है, जो नॉट अलॉटेड, वेटिंग और मेरिट नॉट अलॉटेड हैं, उनको किसी भी कंडीशन में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब दूसरे पेज का 13वां पॉइंट जो है, द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित जिला भी अंतिम होगा, सेम वही होगा। क्षेत्रीय संचालक चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात जानकारी आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे, मतलब एक प्रतिलिपि उनके पास भी जाएगी। ठीक है, एक प्रतिलिपि उनके पास भी जाएगी। अभ्यर्थी का चयन यदि अन्य विभाग या अन्य पद पर हो, तदुपरांत अभ्यर्थी द्वारा उक्त विभाग अथवा अन्य पद पर अपनी उपस्थिति ज्वाइनिंग प्रदान की गई हो, जो ऐसे अभ्यर्थी रेडियोग्राफर अथवा लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे। मतलब किसी ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वहाँ से रिजाइन नहीं दिया तो भी आप वो भाग ले रहे हो, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। किसी भी विधि संबंधी विवाद, ये तो चलो ठीक है, अगर कोई भी विवाद होगा तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में जो जस्टिफिकेशन है, क्षेत्राधिकार है, वो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा। काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश आपकी वेबसाइट पे होंगे। तो अंत में मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी अभी चॉइस फिलिंग है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो होगा क्षेत्रीय संचालक के पास या सीएमएचओ ऑफिस में। इसमें आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कहाँ कितने पद रिक्त हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। आपको भी अपनी एक लिस्ट बना लेनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सा ज़िला पहले है, कौन सा बाद में है। तो दोस्तों ये वीडियो था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और आगे ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो अगर मेरे चैनल पर कोई नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।